ये एक फंक्शन नहीं है अभी। अभी ये बोल रहे हैं एफ एक्स एक रिलेशन है, और इस रिलेशन के तो हमें दिए हुए हैं कंडीशन। एक्स स्क्वायर एक कंडीशन दी है, 3x एक कंडीशन दी है। ये कंडीशन हमारी डिपेंड करेगी कि एक्स की वैल्यू क्या है। जब एक्स की वैल्यू 0 से लेके 3 के बीच होगी, जब एक्स की वैल्यू 0 से लेके 3 के बीच होगी और 0 और 3 के इक्वल भी होगी, देखो सेम साइन देखो, तब ये वाला केस लेंगे हम। उस केस में जब हमारे एक्स की वैल्यू 3 से लेके 10 के बीच में कहीं भी आएगी, 3 के इक्वल भी हो सकती है, 10 के इक्वल भी हो सकती है। ऐसे केस में हमें ये वाला लेना है 3x। ठीक है, ऐसे ही जी के केस में भी समझाऊंगा जब जी के लिए करेंगे। तो पहले हम करते हैं इसके लिए कि ये एक फंक्शन है, इसको प्रूव करना ना, एफ इज ए फंक्शन, ये प्रूव करना है। तो मैं करता हूँ इसको। फंक्शन प्रूफ कैसे करेंगे, मुझे पता है कोई रिलेशन फंक्शन कब बनता है। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनता है कि जब जो हमारी एक्स की वैल्यूज होती हैं, इधर जो वैल्यूज होती हैं, यानी कि 1 2 3, सपोज कर लो 1 2 3 वैल्यूज है, इन सभी वैल्यूज से एक एरो लगता है। सभी वैल्यूज से एक एरो लगता है, सिंगल एरो। कभी भी अगर एक वैल्यू से दो एरो लगेंगे तो ये हमारा रिलेशन जो है फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऐसे केस में मैंने बताया था जब हर एक एलिमेंट के एक ही इमेज होगी बी सेट में, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी बी सेट में, तब वो फंक्शन कहलाता है। चलो अब चेक करते हैं कि एफ जो रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो मैं ये चेक करूंगा। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये कह रहे हैं 3 और 3 के इक्वल होगी, तो ये वाला केस लेंगे। और यहाँ पर देखना जा रहा है, एक मिनट, कि जब एक्स की वैल्यू 3 और 3 के इक्वल होगी तो ये वाला केस लेंगे। यानी कि 3 वैल्यू ऐसी है, 3 वैल्यू पर दोनों केस आ रहे हैं। तो मैं इस पर लिखूंगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3। जब एक्स की वैल्यू 3 होगी तो फंक्शन कौन सा लेंगे, दोनों केस लेके देखेंगे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी लेंगे और इसी एक्स की वैल्यू पर हम 3x भी लेंगे, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करती है 3 वैल्यू। वैल्यू पुट करो, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा। यानी कि जब मैंने x को 3 रखा तो ये कितना आया, 9 आया। ऐसे ही यहाँ पर जब मैंने x को 3 रखा, क्योंकि 3 दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। तो मैं देख सकता हूँ कि एक वैल्यू 3 पर दोनों बार सेम आंसर आ रहा है, यानी कि 3 से 9 की तरफ ही लगेगा एक एरो। 3 से सिर्फ 9 ही मैच हो रहा है। तो एक एलिमेंट से जब एक इमेज बनती है तो ऐसे केस में क्या होता है, एफ इज ए फंक्शन। तो हमने एफ के लिए कर दिया, एफ जो है फंक्शन होगा, क्योंकि एक एक्स की वैल्यू, यानी कि अगर हम 3 वैल्यू ले रहे हैं तो 3 पर सिर्फ एक एरो ही लगेगा 9 की तरफ। 3 रखने पर 9 ही आता है और कुछ नहीं आता। अगर बाई चांस यहाँ पर बाई चांस एक फंक्शन में 9 आ जाता और दूसरे फंक्शन में 10 आ जाता, तो इसका मतलब 3 से दो एरो निकल रहे हैं, 9 की तरफ भी 10 की तरफ भी, तो इस केस में फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ गया। लेकिन अभी तो सिर्फ 3 से रखने पर 9 आया, दोनों तरफ से 9 ही आ रहा है, यहाँ से भी 9 और यहाँ से भी 9। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन। अब मेरे को प्रूव करना है कि जी जो है, ये जी ये फंक्शन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है, जी के लिए अगर मैं देखूं, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पर देखो एक्स जब 2 होगा, 2 के इक्वल दिया हुआ है ना, कंडीशन चेक करो, 2 के इक्वल दिया हुआ है और यहाँ भी 2 के इक्वल दिया हुआ है। तो 2 पर दोनों कंडीशन लग रही है। यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू दोनों में 2 के इक्वल है, तो ये कंडीशन भी लगेगी, ये कंडीशन भी लगेगी। 2 वैल्यू ऐसी है, दोनों कंडीशन लगेंगी। तो जब मैं सेकंड वाली लगा रहा हूँ, ये जी एक्स है, तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन में रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो मुझे पता लगा कि एक्स की वैल्यू 2 रखने पर फंक्शन यहाँ पर ये जी एक्स कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर एक्स की वैल्यू को दोबारा 2 रखते हैं। अब ये वाला केस ले लेते हैं, ये वाला केस ले लेते हैं, ठीक है, सेकंड वाला। तो 3 इंटू 2 करो, कितना आएगा, 3 इंटू एक्स, यानी कि 3 टू जा 6 आ गया।
तो हम देख सकते हैं 2 रखने पर 2 वैल्यू आ रही है, 2 रखने पर ही 4 आ रहा है, 2 रखने पर ही 6 आ रहा है। तो जी इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि एक एलिमेंट से दो इमेज कैसे बन सकती है, 2 से ही 4 आ रहा है और 2 रखने पर ही 6 आ रहा है, ऐसा तो फंक्शन नहीं होता। ठीक है। 6 क्वेश्चन में कह रहे हैं f इज इक्वल्स टू दिस, x बिलोंग्स टू r, बी ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, f की रेंज बतानी है, यानी कि इस फंक्शन की रेंज बतानी है। ठीक है। और रेंज हमें पता है, देखो पहले तो ये बात समझो, जैसे ये लिखा होता अगर ऐसे x कॉमा वाई, तो ये तो x की वैल्यू हो गई पहले सेट से। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर मतलब फर्स्ट सेट से ये लिया एलिमेंट होता है, ये सेकंड सेट से लेते हैं, है ना। मतलब जैसे अगर मेरे पास दो ऐसे बने हुए हैं, एक ए सेट एक बी सेट, तो x यहाँ से लिया जाता है और y यहाँ से, मतलब फंक्शन जो होंगे वो यहाँ से होंगे। ठीक है ना। इसमें इस क्वेश्चन में देखो x तो x ही है, फंक्शन क्या है हमारा, ध्यान से देखो फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x²। फंक्शन को ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x², ये हमारा फंक्शन है। तो मुझे रेंज बतानी है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, मैंने y मान लिया फंक्शन को, है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x²। अब मुझे बतानी है रेंज। एक बात सुनो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से या न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, बताओ कौन किससे बड़ा है। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि एक वैल्यू है 10 और नीचे है 1 + 10, तो ऑब्वियस सी बात है जब तुमने उस वैल्यू में 1 ऐड कर दिया तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा बड़ी हो जाएगी, इस तरह से। और कभी भी ऐसा नंबर अगर आ रहा है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो ये नंबर हमेशा तुम्हें वैल्यू देगा 1 से छोटी। डिवाइड करके देख लेना, कभी भी अगर मान लो ऊपर नंबर लिखा है छोटा, यहाँ पर लिखा है मान लो 7 और नीचे लिखा है मान लो 10, तो आंसर कितना आएगा 0.7। तो मुझे पता है आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। तो इस केस में मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि मेरा जो y का आंसर आएगा हमेशा 1 से छोटा आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है न्यूमिनेटर से। समझ में आ गई बात, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ हेयर इन दिस केस डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर। ठीक है। सो जो हमारे फंक्शन की वैल्यू होगी वो 1 से तो छोटी होगी, इतना मुझे पता लग गया। 1 से छोटी होगी, 1 की इक्वल भी नहीं हो सकती। पता है क्यों, क्योंकि 1 के इक्वल तो तब होगी ना जब सेम सेम आता है ऊपर नीचे, तब आता है 1 के इक्वल। बात समझ में आई। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, नीचे वाली टर्म बड़ी है। कभी भी, कभी भी पूरी लाइफ में तुम देख लेना, कहीं पर भी अगर मैथ्स की कोई क्वेश्चन आया, मान लो डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है, यहाँ पर मान लो लिखा है 12, तो डिवाइड करने पर हमेशा 1 से छोटा आंसर आता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर मुझे पता लग गया कि जो ये फंक्शन है ये हमेशा 1 से छोटा आएगा। इतना तो क्लियरिफाई हो गया होगा तुम्हें भी। अब देखना है 1 से तो छोटा आएगा, कितना छोटा जा सकता है लास्ट। ठीक है। अब एक बात सुनो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करूं अगर मैं, मान लो मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहा हूँ, जैसे एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ भी रख लो, चाहे तुम नेगेटिव वैल्यू रख लो चाहे तुम पॉजिटिव वैल्यू रख लो, स्क्वायर करने पर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। अगर जीरो रख लूं तो जीरो आ जाएगा। ठीक है। सोचो बाई चांस अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू को जीरो रख दूं, रखना जरा, जीरो का स्क्वायर अपॉन 1 + 0 कितना आ जाएगा, 0/1 कितना होता है, जीरो। तो जीरो रखने पर जीरो ही आ रहा है। ठीक है। तो जीरो रखने पर जीरो ही आएगा, रख के देख लो इसमें 2 मिनट। मुझे पता लग गया कि जो हमारे y की वैल्यू होगी, इसका मतलब वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और 1 से छोटे आएंगे। ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर लिख देना एज
एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज, क्या होता है एक्स स्क्वायर? ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आएगा। और वी कैन से दैट ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा आएगा, है ना? जीरो से बड़ा भी आ सकता है और जीरो के इक्वल भी आ सकता है। छोटा तो नहीं आएगा, जीरो से कभी नेगेटिव आ सकता है क्या, ये बताओ? एक्स स्क्वायर करने पर कभी नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। कभी भी एक्स स्क्वायर कर लो, नेगेटिव थोड़ी आएगा। कोई भी नंबर रख लो, चाहे तुम नेगेटिव रख लो, चाहे पॉजिटिव रख लो, चाहे पॉइंट पे रख लो, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। जीरो आ सकता है या जीरो से बड़ा आ सकता है, और ज्यादा बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि एक कंडीशन और लगी हुई है कि वन से छोटा रहना है इसको, है ना? तो यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो जीरो से बड़ा हो सकता है और जीरो के इक्वल हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता? तो दोनों कंडीशन को देखते हुए मैं क्या आंसर दे सकता हूँ? फ्रॉम वन एंड टू मेरा आंसर क्या होगा? फ्रॉम वन एंड टू मैं ये बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो वन से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा। हो सकता है नहीं हो सकता? समझ में आ गया? और हमें पता ही है कि ये जो एक्स स्क्वायर अपॉन वन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा y की वैल्यू है, यानी कि y तो हमारा रेंज होता है। बात समझ में आ गई? y तो हमारा रेंज होता है। तो रेंज क्या होगा मेरा? जीरो से वन के बीच में, वन पर लगाएंगे छोटा ब्रैकेट, जीरो पर लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि जीरो के साथ इक्वल भी है, जीरो इंक्लूड करना है। तो ये हो गया मेरा रेंज। आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक एफ फंक्शन है, इसके अंदर ये सब दिए हुए हैं, वन वन टू थ्री, जीरो माइनस वन माइनस थ्री। बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, ये एक फंक्शन है, मतलब इंटीजर टू इंटीजर का फंक्शन है, ठीक है? डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये जो है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है वन बाय वन। अभी बता रहा हूँ कैसे करनी है। फॉर सम इंटीजर ए एंड बी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, और इसके इसी फंक्शन से ये वैल्यूज आई है, वन वन टू थ्री, ये सब वैल्यूज इसी फंक्शन से आई हैं, ठीक है? तो यानी कि ये सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती होंगी, इसको सेटिस्फाई करती होंगी सारी वैल्यूज, ठीक है? तो हमें वैल्यूज को, अब देखो, एफ एक्स को हम वाई बोलते हैं, ये तो सबको पता है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। अब ये एक एक करके पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, कोई से भी दो पॉइंट करा लो, हमें दो पॉइंट से दो इक्वेशन मिल जाएंगी। और दो इक्वेशन को सॉल्व करना हमने सीखा ही था क्लास 10th में, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना? तो अब देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, वन कोमा वन को पुट कर रहा हूँ इसमें, वन कोमा वन सेटिस्फाई करता है इसको। तो मैं क्या करूंगा, y की जगह आएगा वन, क्योंकि पहले वाली वैल्यू होती है x की, दूसरी वाली होती है y की। तो x की जगह रखूंगा वन और y की जगह भी रखूंगा वन। यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, वन इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू वन। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है? इसी तरीके से मुझे पता है सेकंड वैल्यू है टू कोमा थ्री, वो भी सेटिस्फाई करती है इसको, किसको? y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी को। तो यहाँ पर हम y की जगह रखेंगे थ्री और x की जगह रखेंगे टू। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी टू ए प्लस बी इक्वल टू थ्री। इसको ऐसे लिख सकते हैं टू ए प्लस बी इक्वल टू थ्री। ये आ जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करना हमने क्लास 10th में सीखा था एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय, इक्वेशन वन की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टू से कर दो। नहीं, करने की जरूरत ही नहीं है पहली बात तो, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम टू कर दो। पहले सेकंड इक्वेशन को लिखो, फिर फर्स्ट इक्वेशन को लिखो, और सब्ट्रैक्शन करने के लिए साइन चेंज करके सब्ट्रैक्शन कर दो। ए की वैल्यू आ जाएगी टू, ठीक है? ए की वैल्यू टू आ गई, इसको पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, बी की वैल्यू भी आ जाएगी, ए प्लस बी इक्वल टू वन होता है, ए आ गया टू प्लस बी इक्वल टू वन, तो बी इज इक्वल टू माइनस वन। तो ए की वैल्यू आ गई टू, ए की वैल्यू आ गई यहाँ से टू। एलिमिनेशन मेथड सबको आता होगा, एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमने करा, ठीक है? इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करके ए की वैल्यू निकाल ली। ए की वैल्यू को पुट कर देंगे
किसी किसी भी इक्वेशन में कर दो, 1 में कर दो या 2 में कर दो, ठीक है। मैंने 1 में कर दी और बी की वैल्यू भी आ गई यहाँ से -1, ए की आ गई 2 और बी की आ गई -1। यही हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। अब जरूरी नहीं है कि हमें यही वाली दो वैल्यू सेटिस्फाई करानी थी, ये वाली दो करानी थी, आप अगली दो भी करा सकते हो, आप कोई सी भी दो करा सकते हो, क्योंकि दो इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास, कोई सी भी दो वैल्यू सेटिस्फाई कराने से दो इक्वेशन आ जाएंगी। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, तुम्हारी मर्जी है, किसी भी मेथड से करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 मेथड पढ़े थे हमने।